चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। 10वीं गणित का आज तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित। इसके पहले हमने वास्तविक संख्याएं और बहुपद वाले दो चैप्टर कवर किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभ्यास ज़रूर कर रहे होंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर से कुल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 6 नंबर में 2 वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, एक नंबर वाले, और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो इस तरह से कुल 6 अंक के प्रश्न आएंगे। आपके प्रश्न बैंक के अनुसार आइए अभ्यास करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। टाइप के प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कौन है? 2 चरों में रैखिक समीकरण कौन सा है? देखिए, इसमें 4 समीकरण दिए हैं। पहले में x की घात 3 है, y की घात 1 है, तो ये रैखिक नहीं होगा। दूसरे में x की घात 1, y की घात 2 है, इसलिए भी रैखिक समीकरण नहीं होगा। तीसरे में x की घात 2 और y की भी घात 2 है, ये भी रैखिक नहीं होगा। चौथा D दिया है 5x धन 6y बराबर 7, इसमें x और y दोनों की घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण जिसमें दोनों चर की घात 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है, यदि 2 समीकरण हैं हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इसमें 3 तरह की शर्त होती है। 3 तरह की शर्त होती है और इन्हीं शर्तों पर आधारित विकल्पी प्रश्न बनते हैं। तो इसमें कहता है कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो कैसा हल होगा? तो ये आप जानते हैं, याद होगा, अद्वितीय हल की एक शर्त होती है, मतलब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब x का एक मान और y का एक मान। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, अद्वितीय हल होगा। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है, अगर a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तो इस स्थिति में क्या होता है? कोई हल नहीं। देखिए, ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएं, a1 बटे a2, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात दोनों बराबर हो जाएं, लेकिन ये जो अचर संख्याओं का अनुपात है ये बराबर ना हो, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और तीसरी शर्त क्या होती है? अगर तीनों बराबर हो जाए, अगर तीनों अनुपात बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति में अनंततः अनेक हल होते हैं, यानी x और y के ऐसे अनंत मान निकलेंगे जिनके लिए ये समीकरण सही होगा। वास्तव में इस स्थिति में दोनों समीकरण एक ही समीकरण होते हैं, लेकिन उनका रूप अलग होता है। आगे जब इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो उसको हम और क्लियर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंततः अनेक हल होंगे। 5वां है, अब इसी को देखिए फिर से रिपीट किया है। 5वें में फिर से कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। अद्वितीय हल होने की शर्त, तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2।
फिर छठवें में फिर इसी से दिया है कि अगर ये दोनों समीकरण हैं तो कोई हल नहीं होने की शर्त होगी, कोई हल नहीं होने की शर्त ये दूसरी वाली, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ठीक है। सातवां है, इसी से फिर से प्रश्न बनाया है कि अगर A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0 ये रेखी समीकरण के युग्म हैं तो अनंततः अनेक हल होने की शर्त क्या होगी? तो इसकी शर्त क्या हो जाएगी? तीनों अनुपात बराबर, यानी इसका सी नंबर सही होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये 7 प्रश्न हैं, इनको आप कर लीजिए, ये सब समझ में आ गए होंगे। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए तो बन जाएंगे। क्योंकि 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, इसलिए इसको अच्छे ढंग से तैयार करना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला है समीकरण 2x - 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर खाली स्थान होगा। देखिए दिया है 2x - 3y बराबर 5, कहता है कि अगर हम x का मान 1 रखें तो y का मान क्या होगा? देखिए x की जगह 1 रख के y का मान निकाल लीजिए। 2 × 1 - 3y बराबर 5, ये 2 × 1 = 2 हो गया, 3y बराबर 5। 2 को उधर ले जाएंगे तो 5 - 2, 5 - 2 3 होता है, y बराबर क्या निकलेगा? 3/3, 3/3 यानी 1 आएगा। तो ये प्रक्रिया है, अगर ये सवाल आता है तो आपको उत्तर याद होगा, एक आप सही विकल्प लिख देंगे। अगर मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न बदल के देता है तो आप मान रख करके निकाल सकते हैं। तो इसमें खाली स्थान में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है खाली स्थान, वह समीकरण जिसको ax - by - c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं। 2 चरों x और y में एक खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो यह रैखिक समीकरण कहलाता है, इसमें रैखिक लिखना पड़ेगा। तीसरा है समीकरण 2x - y बराबर k में यदि x बराबर 2, y बराबर 1 तो k का मान। समीकरण दिया है 2x - y बराबर k, इसमें x का मान दिया है 2, y का मान दिया है 1। तो यहाँ x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 1 रख देंगे बराबर k, तो k का मान निकल आएगा 2 दूनी 4 धन 1 बराबर k, यानी 5 बराबर k, 5 बराबर k यानी k बराबर 5। वही बात हुई, यानी k का मान क्या आएगा? 5। तो ये खाली स्थान आपका हो गया। फिर सत्य सत्य लिखिए। 2 दिए हैं इसमें, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चरों में अगर कोई एक रैखिक समीकरण दिया है तो उसके अनेक हल होते हैं। देखिए कोई भी समीकरण, जैसे मान लीजिए लिखा है x - 5y बराबर 8, तो इसमें x का मान आप रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। x का मान आपने 0 रखा तो y का मान क्या आएगा? 8/5। 1 रखेंगे तो 7/5, 2 रखेंगे तो घट जाएगा 6/5। इस तरह से आप x का मान रखते जाएंगे और y का मान ऐसे निकलता जाएगा। तो क्या इस श्रृंखला का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। यानी अगर एक समीकरण दिया है तो उसके हम अनंत हल निकाल सकते हैं। x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। तो इसको समझ के आप याद रखिए, ये सत्य कथन हो गया। दूसरा है रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। जब हम किसी
दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ जो है एक रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें प्रत्येक बिंदु जो रेखा पर स्थित है वो समीकरण के हल को बताता है। जैसे मान लीजिए इसका मान है 1, 2, इसका मान मान लीजिए है 3, 4, इसका मान मान लीजिए है 5, 7, कुछ भी। इसका मतलब x का मान 1, y का मान 2, ये रेखा पर स्थित है तो ये हल होगा 3, 4, यानी x का मान 3 और y का मान 4, ये समीकरण का हल होगा। तो जितने भी बिंदु हैं इस रेखा पर उनका जो भी निर्देशांक होगा उस बिंदु पर x और y के जो भी मान होंगे वो समीकरण के हल कहलाएंगे। तो ये भी कथन सही हो गया। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने के लिए भी 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। 2 इसमें दिए हैं। पहला है 2 चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप यही होता है ax धन by धन c बराबर 0। ये मानक रूप कहलाता है। किसी समीकरण को हम इस रूप में लिखते हैं जहाँ ax का गुणांक, b y का गुणांक और c अचर पद, स्वतंत्र पद है। दूसरा है रेखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2, y बराबर 5 तो m का मान क्या होगा? समीकरण क्या दिया है? y बराबर mx धन 3, y बराबर mx धन 3 कहता है कि x का मान अगर हम ऋण 2 रखें और y का मान 5 रखें तो m का मान क्या आएगा? इसमें आप रख के देख सकते हैं। y की जगह 5 रख दीजिए, m की जगह ऋण 2 रख दीजिए। सॉरी, m का मान निकालना है। x का मान ऋण 2 रख दीजिए धन 3। देखिए y का मान 5 हो गया और x की जगह ऋण 2 रख दिए। अब इसको थोड़ा सा सरल कर दें, ये -2m हो जाएगा +3। अब पक्षांतर कैसे करें? -2m को इधर लाइए तो ये प्लस हो जाए, ये लेफ्ट में आया तो प्लस हो गया। 5 को उधर ले जाएंगे तो 3 ऋण 5 तो 2m बराबर 3 ऋण 5 कितना होगा? ऋण 2। तो m बराबर ऋण 2/2, 2 एक कम और ये ऋण है और नीचे धन है यानी ऋण आएगा, यानी m का मान क्या आएगा? ऋण 1। तो पूछ रहा है कि m का क्या मान होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 1 होगा। तो ये आपको रफ में करना होगा अगर याद नहीं है तो। अगर याद है तो आप ऋण 1 लिख देंगे, सीधे सीधे 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसके बाद एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अब वो 4 नंबर का प्रश्न समीकरण हल करने के लिए आ सकता है या कोई सवाल आ सकता है। तो इसमें 10-12 सवाल दिए गए हैं, तो इनका अभ्यास करते हैं। बहुत सरल सरल प्रश्न है, एक बार आप अभ्यास करेंगे तो बन जाएगा। तो इसमें देखिए 5वां जो प्रश्न दिया है, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दिया है x धन 3y बराबर 6 और 2x ऋण 3y बराबर 12। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर का मान हम दूसरे चर के रूप में निकाल के और नेक्स्ट समीकरण में, जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें न रख के दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए समीकरण 1 से हम x का मान अगर निकालें तो ये 6 ऋण 3y हो जाएगा। देखिए x का गुणांक 1 है, तो ऐसे पद को हम चुन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से x का मान क्या आ जाएगा 6 ऋण 3y। इसको हम नंबर 3 भी दे सकते हैं। अब ये x का जो मान आया इसको समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ x का मान 2 में रखने पर तो देखिए 2 x की जगह क्या रखना है 6 ऋण 3y बराबर ऋण 3y बराबर 12। सिर्फ इसमें x का मान हमने x की जगह रख दिया 6 ऋण 3y। अभी ये 2 का गुणा होगा दोनों में, 2 छक्का 12 ऋण 2 तिहाई 6y ऋण 3y बराबर 12। अब देखिए y दोनों पद जुड़ जाएंगे। देखिए दोनों ऋणात्मक है, ऋण 6y ऋण 3y, तो कितना हो जाएगा ऋण 9y। और इस 12 को क्या करें उधर ले जाएंगे, तो 12 ऋण 12, तो ये तो 0 आ जाएगा, 12 ऋण 12 0 हो जाएगा, यानी 0 बटे ऋण 9। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो यहाँ पे 6 ऋण 3y, हाँ सही है सही है। अब y का मान 0 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, सबसे सिंपल होगा क्योंकि इसमें x का मान डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो समीकरण 3 से x बराबर 6 ऋण 3 गुणे 0, तो 3 0 में गुणा होगा तो 0 है ना आएगा। तो इस तरह से x का मान क्या आ जाएगा 6। तो x बराबर 6 y बराबर 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से आप इसको कर सकते हैं। एक दो बार अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल रट जाएगा सवाल, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर प्रतिस्थापन विधि से कहा है तो प्रतिस्थापन विधि से ही करना होगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल दिया है समीकरण युग्म, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 6वें नंबर में दिया है x ऋण 2y बराबर 0, 3x धन 4y बराबर 20। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। देखिए समीकरण 1 बहुत ईजी है। इसमें भी हम अगर समीकरण 1 से x का मान निकाल लें तो x बराबर क्या होगा ऋण 2y, उधर जाएगा तो 2y, ये आपका नंबर 3 हो जाएगा। अब x का ये मान दूसरे में रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा। 3 गुणे x की जगह हो गया 2y धन 4y बराबर 20, ये 3 दूनी 6y धन 4y बराबर 20। 6y 4y कितना हो गया 10y बराबर 20, y बराबर 20 बटे 10, 20 में 10 का भाग देंगे, 10 दूनी 20। तो इस तरह से y का मान कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 3 से x बराबर है 2, y का मान कितना आया 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से x का मान 4 और y का मान 2। देखिए कितना इजी है, कितना समय लग रहा है आप सोच सकते हैं। अगर बनने लगेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें बराबर 2y, इसमें ये गलत दिया है, इसको
ध्यान रखिएगा, एकदम आंख बंद करके प्रश्न बैंक नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत त्रुटियां भी हैं। जैसे इसमें यहाँ 20 दिया है और फिर यहाँ पर 0 मान लिया है, 0 मान लिया है तो फिर y का मान भी 0 निकला है और x का मान भी 0 निकला है। तो अगर ये सवाल है तो इसका सही आंसर ये होगा, x का मान 4 आएगा, y का मान 2 आएगा। तो अब किताब यहाँ नहीं है, किताब से मिला लीजिए। अगर ये सवाल है तो ये सही है उत्तर, प्रश्न बैंक गलत है। इसके बाद अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। तो इसमें हम कैसे इसको लिखेंगे, इसमें हमने मान लिया, माना बड़ी संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है, और छोटी संख्या मान लेते हैं y। तो कहता है कि अंतर, तो बड़ी में छोटी घटाएंगे तो ना अंतर कहलाएगा, यानी x में y घटाएंगे 26 आएगा, ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण कहता है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है, यानी x बड़ी संख्या है तो x y की 3 गुनी, x बराबर 3y। अब देखिए बहुत इजी समीकरण है। अब x बराबर 3y आपको बिल्कुल पका पकाया मिल गया है, प्रतिस्थापन विधि से आप सीधे कर सकते हैं। x की जगह आपको रख देना है 3y, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, इस टाइप से लिखने का एक अपना तरीका बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत रटना नहीं है, प्रश्न बैंक में बहुत विस्तार से भी दिया है, तो कुछ और शार्ट करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम x की जगह क्या रख देंगे, 3y ऋण y बराबर 26। देखिए x की जगह हमने 3y रख दिया, ये ऋण y है ही है पहले से, बराबर 26। अब 3y में y घट गया तो 2y बराबर 26, y बराबर 26/2। 26 में 2 का भाग देंगे, 13 दूनी 26 होता है। तो इस तरह से y का मान क्या आ गया, 13। अब y का मान 13 आ गया, समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए, 3y है, x का मान क्या है 3y, और y का मान क्या आ गया 13, 13 तिया 39। तो इस तरह से बड़ी संख्या 39 होगी और छोटी संख्या 13 होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए 39 में 13 घटाएंगे 26 आएगा, और 13 तिया 39, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो इस तरह से इसको कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, आठवां सवाल, इसको विलोपन विधि से करने के लिए कह रहा है और ये लगा दिया है प्रतिस्थापन विधि। तो ये कहीं कहीं इस तरह की गड़बड़ी है। आठवां प्रश्न दिया है 7x ऋण 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3। ये समीकरण युग्म दिए गए हैं और कह रहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। अब आपके प्रश्न बैंक में प्रतिस्थापन विधि से कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से करते हैं। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि में क्या करते हैं, गुणांक समान करते हैं। तो इसमें देखिए इसका गुणांक 7 है x का और इसका गुणांक 1 है। तो इसमें आप अगर 7 का गुणा कर दें,
इसमें आपको 1 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिए, इसका गुणांक 1 है तो इसमें 1 का गुणा, और इसका गुणांक 7 है तो इसमें 7 का गुणा। तो समीकरण क्या हो जाएगा चेंज होके, ये तो वही रहेगा, दूसरा वाला 7 का गुणा हो रहा है, 7 x ऋण 7 दूनी 14 बाई बराबर, इसमें 7 का गुणा होगा 7 त्रिक 21। अब क्या करते हैं, अगर चिन्ह समान है, गुणांक तो समान हो गया, चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलना पड़ता है, तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, और ये यहाँ सारी धन पहले से है, यहाँ ये धन पहले से है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, अब ये क्या बचा, ऋण 15 बाई ऋण 14 बाई, ये हो जाएगा ऋण 29 बाई, और 2 ऋण 21 ऋण 19, तो बाई का मान क्या आएगा, ऋण 19 बटे ऋण 29। ऋण ऋण धन हो जाता है भाग में जैसे गुणा में, या कुछ बच्चे कहते हैं कट जाता है, जैसे भी समझें। 19 बटे 29 ही आ जाएगा बाई का मान। अब किसी में रख के आप x का मान निकाल सकते हैं, तो सबसे सरल रहेगा दूसरा समीकरण। समीकरण 2 से देखिए, इसमें x बराबर 3 ऋण 2 बाई, 3 ऋण 2 बाई का मान कितना आया है, 19 बटे 29। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, बड़ी संख्या है, ये 3 ऋण 19 दूनी 38 हो जाएगा बटे 29। अब इसमें 29 लघुत्तम होगा, 29 का 3 में गुणा होगा तो 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 ऋण 38, 87 ऋण 38 बटे 29। अब 87 में 38 घटेगा तो 49 बटे 29, ये आपका यक्स का मान आ जाएगा। तो यक्स बराबर आ रहा है 49 बटे 29, और बाई का मान आ रहा है 19 बटे 29, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा भिन्नात्मक उत्तर आ रहा है, तो इस तरह से इसको कर लीजिए। विलोपन विधि का एक और सवाल दिया है इसमें, लेकिन ये भी सवाल गलत है। ये सवाल भी लिखा कुछ और है, हल कुछ और किया है। इसमें 3x ऋण 5 बाई ऋण 4 बराबर 0 ये होना चाहिए, और 9x बराबर 2 बाई धन 7, ये सवाल है जो हल किया हुआ है। सवाल कुछ और लिखा हुआ है, तो इसी को हम सही मान के हल करते हैं। अब देखिए, ये जिस तरह से विलोपन विधि में हम समीकरण का रूप रखते हैं वैसा है नहीं, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए, 3x ऋण 5 बाई बराबर, इसको 4 कर देंगे उधर ले जाके, इसको क्या लिख देंगे, 9x ऋण 2 बाई बराबर इधर 7 बच जाएगा। तो अब देखिए, आपका पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। अब हमें गुणांक देखना है, तो इसमें x का अगर देख रहे हैं तो 3, इसमें 9, तो गुणांक बराबर कैसे होगा, या तो इसमें 9 का गुणा करें, इसमें 3 का करें, ऐसे इंटरचेंज करके। लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दें, ऐसे इसमें अगर हम 3 भर का गुणा करें, इसमें 1 का कर दें, तब भी बराबर हो जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या गुणा करेंगे तो संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, जोड़ने घटाने में दिक्कत होगी, तो हम क्यों करें, यहाँ सिर्फ 3 का गुणा करने से अगर गुणांक बराबर हो रहा है तो कर दें। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, x ऋण 15 बाई बराबर 3 चौक
12, 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए इसमें समान चिन्ह होने के कारण घटाना पड़ेगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण, ये आपका कट गया। ऋण 15y धन 2y कितना आ जाएगा, ऋण 13y, और 12 ऋण 7 5, y बराबर आ जाएगा 5 बटे ऋण 13। इसको आप ऋण 5 बटे 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंश धनात्मक है, हर ऋणात्मक है, यानी ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। अब y का मान आ गया, y का मान किसी में रख दीजिए, जैसे इसमें रख दें तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए ये पक्षांतर किया हुआ है, 9x बराबर 2y धन 7, इसी में आप मान रख दीजिए सीधे y का 2 गुणे ऋण 5 बटे 13 धन 7, ये हो गया ऋण 10 बटे 13 धन 7। अब देखिए 13 लघुत्तम होगा, ऋण 10 धन 13 सत्ते 91। अब 91 में 10 घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 81 बटे 13। ये किसका मान आ रहा है, 9x का, 9x बराबर 81 बटे 13। तो x का मान क्या होगा, जब x बराबर निकालेंगे तो 81 बटे 13, ये 9 नीचे जाएगा, यहाँ 9 से काट देंगे, 9 9 81, 9 बटे 13, यानी x का मान क्या आएगा, 9 बटे 13, और y का मान पहले आ चुका है 5 बटे ऋण 5 बटे 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये विलोपन विधि से इसको कर लेना है। तो इतने सवाल आज कर लीजिए, इनको आप रिवाइज कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, और नेक्स्ट लेसन में हम बाकी सवाल करवा देंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। आज की क्लास समाप्त करते हैं।